हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। बेटा, डिफाइनेड इंटीग्रेशन के स्टेट बोर्ड के बुक्स में जो लास्ट में आपको MCQs गिवन है, उसमें से 5 MCQs हमने देखे थे जिसको सॉल्व करने के लिए टाइम लगा था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी थी। बट जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, अगर आपके बेसिक फार्मूलाज और कंसेप्ट क्लियर है तो। चलो, तो और कुछ MCQs आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है स्टेट बोर्ड के पेपर में MCQs भी होते हैं। सो पढ़ो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 6, इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x² इंटू e⁻1/x। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सोचना कहाँ से शुरू करोगे? तो देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है। इस इंटीग्रेशन को देखने के बाद वैसे तो हर किसी के दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सकते हो। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन पता है? आप यहाँ पे 1/x के जगह t पुट कर सकते हो। कम ऑन, अगर बेटा आपने यहाँ पे 1/x के जगह t पुट कर दिया तो उसका डेरिवेटिव बताओ। तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x² dx इज इक्वल टू dt। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में पॉजिटिव 1/x² है, तो ये नेगेटिव हम dt को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लिमिट गिवन है वो x का है और आप प्रॉब्लम को t में लेकर जा रहे हो, तो x का लोअर लिमिट 1 है। तो आप ही देखो, x का वैल्यू 1 रखने के बाद t का वैल्यू क्या आएगा? तो t इज इक्वल टू आएगा 1/1, और 1/1 1 ही होता है। उसके बाद x इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे। x के जगह अगर 2 रखते हो तो t का वैल्यू बेटा 1/2 आ जाएगा। कम ऑन, सो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो इंटीग्रेशन पहले 1 to 2 था वो अब 1 से लेकर 1/2 आ जाएगा। 1/x² dx 1/x² dx उसकी जगह -dt आ जाएगा, और e के ऊपर जो 1/x है उस 1/x के जगह सिर्फ t आ जाएगा, और यहाँ -dt। टेक योर टाइम। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, ये माइनस एज इट इज़, यहाँ e⁻t, यहाँ 1 और यहाँ 1/2। अब बोलो बेटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये माइनस एज इट इज़, पहले e के ऊपर t के जगह 1/2 आ जाएगा, अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट बोले तो अब t के जगह 1 आ जाएगा। ये जो बाहर का माइनस है इसको अंदर अगर लेकर जाओगे ना बेटा तो साइन चेंज हो जाएंगे। सो जो -e दिख रहा है वो पॉजिटिव e बनेगा, माइनस जो e⁻1/2 है उसको हम √e बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? √e। कम ऑन, लेकिन ये ऑप्शन कहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सो देखो बेटा, आगे क्या करना है। इस e के पास 2 √e है, ये जो पहला e है उसके पास √e है, तो एक √e कॉमन निकाल लेते हो, फिर भी पहले e में एक √e बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1। सो ये ऑप्शन आपको मिलेगा C। कम ऑन, तो 6 का ऑप्शन C करेक्ट है। कम ऑन, टेक योर टाइम, ऐसा होना चाहिए। हाँ सर, ये क्लियर है अब हमको। अब बेटा 7th नंबर के बारे में सोचना शुरू कर दो। कम ऑन, टेक योर टाइम। जब आप 7 नंबर के प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको वापस एक सब्स्टिट्यूशन याद आना चाहिए। बोलो क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे इसमें? तो प्रॉब्लम में सिर्फ पुट करने के लिए log x ही है, तो एक काम करेंगे, log x इज इक्वल टू t पुट करके देखेंगे। लेकिन बेटा इस प्रॉब्लम में log x का डेरिवेटिव 1/x अवेलेबल नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने इसके पहले सॉल्व किए थे। x को इधर रखो, log उधर जाएगा, log उधर जाएगा तो वो e⁻t बनेगा। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो x का dx लिखेंगे, e⁻t का e⁻t ही होता है,
उसके साइड में dt लिखेंगे। अब लिमिट को चेंज करेंगे, आप ही बताओ लिमिट क्या है। x का लोअर लिमिट 2 है, x का लोअर लिमिट 2 है, तो x के जगह अगर 2 रखोगे तो t का वैल्यू log 2 आ जाएगा। x के जगह 2 रखोगे तो t का वैल्यू log 2 के बाद x का वैल्यू e रखेंगे। x का वैल्यू अगर e रखते हो तो t इज इक्वल टू लॉग e आ जाएगा, और log e का वैल्यू होता है 1। तो आप ही बताओ ये इंटीग्रेशन कैसे होगा। सो इट विल बी इंटीग्रेशन, जो 2 है 2 के जगह log 2 आ जाएगा, और जो e है उसकी जगह 1 आ जाएगा। 1 अपॉन log x है उसकी जगह t आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर है तो 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, और जो dx है उसकी जगह e रेज़ टू पावर t और dt आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को देखकर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद आना चाहिए इंटीग्रेशन का। वो कौन सा था मैं ओरली बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। तो डेफिनेटली यहाँ e रेज़ टू पावर t के बाद 1/t का डेरिवेटिव बेटा साइड में प्रेजेंट है, तो आपने जनरली इस प्रॉब्लम का आंसर इस प्रकार से लिखा हुआ है इसके पहले e रेज़ टू पावर t इंटू में f ऑफ t। तो f ऑफ t कौन है यहाँ पे 1/t है। टेक योर टाइम, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। अब आप यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करो। पहले मैं बेटा हर t के जगह 1 रख देता हूँ। हर t के जगह 1 रखोगे तो ऐसा आ जाएगा। उसके बाद हर t के जगह मैं लोअर लिमिट बोले तो यहाँ log 2 रख देता हूँ, हर t के जगह log 2। टेक योर टाइम। तो अब बताओ इसका क्या होगा। सो बेटा ये e रेज़ टू पावर 1 अपॉन 1 बोले तो e माइनस e के ऊपर का log कैंसिल, इसलिए यहाँ सिर्फ 2 बचेगा और अपॉन में log 2 है। सो e माइनस 2 अपॉन log 2, बट ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखना है कि इज इक्वल टू के बाद क्या गिवन था। तो यहाँ था a प्लस बी अपॉन log 2, और उसके बाद आपको a और b के वैल्यू बताने थे। तो आप इसको कंपेयर करके बताओ, a के जगह e दिखेगा और b के जगह -2 दिखेगा। टेक योर टाइम, a के जगह e और b के जगह -2, तो 7 का ऑप्शन ए करेक्ट है। टेक योर टाइम। हाँ सर, तो ये बहुत सिंपल सी बात थी, सोच लो बेटा। यहाँ तक के क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे वापस। अब देखो नंबर 8 की कहानी। सोचो नंबर 8 के बारे में। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि आप नंबर 8 में भी log x को पुट करना चाहोगे, लेकिन डायरेक्ट डेरिवेटिव मत करना। x को इधर रखेंगे, log इधर जब जाएगा तो ये e रेज़ टू पावर t बनेगा। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो x का dx और e रेज़ टू पावर t का e रेज़ टू पावर t, उसके साइड में dt। अब हम लिमिट चेंज करेंगे, x के जगह e रखो बेटा। अब x के जगह अगर e रखते हो तो यहाँ पे t इज इक्वल टू लॉग ई आ जाएगा, और लॉग ई का वैल्यू 1। उसके बाद x के जगह ई स्क्वायर रखेंगे। x के जगह अगर ई स्क्वायर रखते हो तो ये पावर जो है 2 वो सामने आ जाएगा, 2 इंटू लॉग ई आएगा, और लॉग ई का वैल्यू 1 होता है तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। अब अपने को अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों मिल गए, तो बोलो बेटा ये I1 जो हमारा इंटीग्रेशन है उसका देखो क्या होगा। जहाँ e है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और जहाँ ई स्क्वायर है वहाँ हम 2 लिखेंगे। dx के जगह e रेज़ टू पावर t और dt लिखेंगे, कम ऑन, और जो log x था नीचे उसकी जगह t लिखेंगे। तो आप ही बताओ, कहने से यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि
I1 जो हमको अभी मिला है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज I2, क्योंकि आपको एक डिफाइनर इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी पता है, उसका यूज़ करके बेटा आप इस इंटीग्रेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यानी जो अंदर के टर्म t में थे सारे के सारे और dt था, उस हर t के टर्म के और dt के जगह आप t और x और dx लिख सकते हो। तो यहाँ हमने डिफाइनर इंटीग्रेशन का कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया पता है? इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ t dt। टेक योर टाइम। तो जो f ऑफ x dx है उसको f ऑफ t dt लिखा है, तो आप इसको ज़रूर ऐसा लिख सकते हो, इसलिए आप डायरेक्ट इसको I2 बोल सकते हो। सो आप ये आंसर लिखोगे जहाँ I1 इज इक्वल टू I2 होगा। सो चार में से कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 है? हाँ है, दैट इज़ ऑप्शन डी। कमन। सो इस तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, 6, 7 और 8। उसके बाद बेटा हम 9th और 10 नंबर देखेंगे। चलो अब इसकी कहानी देखो, 9th और 10th नंबर की। पढ़ो सब लोग फटाफट। अब देखो आपको ये प्रॉब्लम वेल नोन है, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। जब मैंने आपको डिफाइनर इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ प्रूव करके दिए थे और उसके बाद जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद आता होगा बेटा ऐसा क्वेश्चन जब स्क्वायर रूट के टर्म हो 0 to 9 हो, तो इसका शॉर्टकट है। अब अगर हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली शॉर्टकट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट क्या था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये क्वेश्चन वो है बेटा जहाँ पे डिफाइन इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी 0 to a वाला यूज़ होगा, और उसके बाद ये ओरिजिनल इंटीग्रेशन को हम I1 बोलेंगे, और फिर प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो इंटीग्रेशन बनेगा उसको हम I2 बोलेंगे। फिर हम उस दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करते थे, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म आते थे एडिशन होने के बाद, और वो कैंसिल होकर फिर इंटीग्रेशन के अंदर 1 आता था। फिर 1 का हम इंटीग्रेशन करके x निकालते थे, फिर लिमिट अप्लाई करते थे। तो वो सब कुछ स्टेट बोर्ड के लिए ठीक है, MCQs के लिए आप ऐसा ही यूज़ करोगे। तो बोलो बेटा इसका शॉर्टकट क्या है? अपर लिमिट 9 है, लोअर लिमिट 0 है, अपॉन में 2 है। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और 10 नंबर को जब आप देख रहे होंगे, आपको पता है ये लिमिट को देखकर -π/4 से लेकर +π/4 देखकर ये याद आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम इवन या ऑड फंक्शन जैसे होगा। तो जनरली हम ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस शायद फ़र्क ये है कि ये थीटा में है और हमने इसके पहले शायद x वाला या t वाला पढ़ा होगा। चलो देखो, तो अंदर के टर्म को मैंने पहले f ऑफ थीटा बोल दिया है। बस हमको ये ऑब्ज़र्व करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। जब भी बेटा इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन ऑब्ज़र्व करना हो तो हम हमेशा थीटा के जगह -θ या x के जगह -x रखते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी टर्म है और जहाँ पे भी थीटा है, हर थीटा की जगह आप -θ पुट करो, और उसके बाद बताओ क्या हो सकता है। अब एक सिंपल सी बात है बेटा, जब भी साइन के टर्म के साथ निगेटिव एंगल हो तो वो निगेटिव बाहर आ जाता है, इसलिए न्यूमरेटर में जो प्लस था बीच में वो माइनस हो गया, और डिनोमिनेटर में जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। हाँ, यही अगर साइन के टर्म न होके अगर ये कॉस के टर्म होते थे तो फिर निगेटिव बाहर नहीं आता है। तो आप ही बताओ, जो अभी हमको मिला है उसमें और ओरिजिनल एफ ऑफ थीटा में एक फ़र्क ये है कि जो एफ ऑफ थीटा में न्यूमरेटर था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर है। तो लॉग का एक प्रॉपर्टी याद आएगा बेटा कि अगर सामने इसके माइनस लगा देते हो तो आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना सकते हो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, क्योंकि ये जो लॉग के सामने माइनस है ये उसके ऊपर आप ट्रांसफ़र कर दो तो इन्वर्स बन जाएगा। और इन्वर्स का मीनिंग
डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। अब अगर आप ओरिजिनल एफ ऑफ थीटा के साथ कंपेयर करोगे तो आपको एज इट इज़ मिला है, एक्सेप्ट ये साइन बाहर आया है। और जब भी कभी बेटा एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ थीटा मिलेगा तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, और सिर्फ एफ ऑफ थीटा आता था तो उसको हम इवन फंक्शन बोलते थे। यहाँ लिखोगे आप, इट इज़ एन ऑड फंक्शन। और जो फंक्शन ऑड होता है उसका अगर आप इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए करते हो तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो होता है। बाय यूजिंग property of definite integration, for a odd function integration is always 0, and for a even function integration will be 2 times of 0 to a, and then you have to solve further for the even function, but there is a no need to solve problem when the function is odd function, then you can directly take it as 0 as a final answer. So बेटा ये थे कुछ आज के और 5 MCQs जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटल MCQs आप बाकी CET JEE के भी बुक्स में से कुछ MCQs पढ़ना शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आपका काम है अब कि इसके आगे जो भी मिसलेनियस के क्वेश्चंस है जो ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ मैच होते हैं वो आपको एनी हाउ करने हैं। वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से आपके रजिस्टर में प्रैक्टिस करो, लिखो, और उसमें अगर कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली डिफ़िकल्टी सेशन में पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो। लेकिन आपका काम है जो भी मैंने पढ़ाया पहले उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो, परफेक्ट बनाओ, देखना आप हर क्वेश्चन फिर सॉल्व कर पाओगे।